हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। हम पढ़ रहे थे 2011 का प्रश्न पत्र, जिसमें हमने कुल 50 क्वेश्चन किए थे। करने थे हमको 65, लेकिन हमने जो है 50 क्वेश्चन कवर अप किए थे। अब आगे उसके हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम जो है अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, और कोशिश यही रहेगी कि पूरा पेपर आज यानी कि जो है 51 से लेकर के 125 तक की हम पूरे कवर अप कर लेंगे। तो चलिए धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। कोशिश यही रहेगी मेरी कि जो है आधे आधे पार्ट में डिवाइड करके हम जो है हर साल के प्रीवियस ईयर पेपर इसी तरह से डिफिनेशन सहित बाकायदा हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले थोड़ा पढ़ने से पहले इतना जरूर बताएंगे कि अपनी जो है आप एक स्ट्रेटजी बनाइए, या कह सकते हैं एक अपना ऐसा गोल बना लीजिए कि जिसको आप जरूर कंप्लीट करिए। बस लगातार चलते रहिए। ये नहीं कि एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, एक दिन बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यू आपको रहना है और लगातार पढ़ना है। देखिए, मार्च आधा बीत रहा है, अब होली, इसी में जो है आधा दिन आधा मार्च कैसे निकल गया कुछ पता नहीं चला। तो इसलिए आपको जो है सब कुछ जरूर करना, लेकिन उसके बाद भी अपना एक छोटा छोटा लक्ष्य बनाइए। भले ही आप सोचे कि हमको आज जो है 4 पेज पढ़ने हैं, तो ये नहीं कि बस 15, 20, 25 पेज पढ़े या नहीं पढ़ पाए या उल्टा सीधा पढ़े, ऐसा नहीं करना है। भले ही आप 4 पेज पढ़िए, तो आप जब भी पढ़िए लास्ट मोमेंट आपको ये लगे कि बस जो है इतना ही हमारा सिलेबस है, हमको इतना ही पढ़ना है, उसको आपको लगे कि इतने से मुझको सिलेक्शन लेना, इतने पूरे मन से आप उस चीज़ को पढ़िए। तो जब उतने मन से आप पढ़ेंगे तो वो पूरा अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अपना छोटा छोटा एक टारगेट बनाते रहिए और उसको पूरा करते रहिए, तभी जाकर के आप कहीं ना कहीं सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही आप कंटिन्यू करते रहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी जो है एक हैबिट बन जाएगी। क्योंकि जो है देखिए सिलेबस बहुत है, और उसके अलावा स्किप कुछ नहीं करना है ना, कुछ भी छोड़ नहीं सकते। हर एक लाइन, हर एक पेज की एक लाइन। क्योंकि देखिए टीजीटी में क्या होता है, कुछ बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं बनते हैं, वन लाइनर बहुत आसान से ही रहते हैं, लेकिन 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको फंसाएंगे। बाकी और इतना जो है विशेष कठिन नहीं है। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि जो है छोड़ना कुछ नहीं, पढ़ना सब कुछ है। इसलिए कहते हैं कि जितना भी पढ़िए बिल्कुल एकदम रट्टा मार के घोल के पी जाइए। मान के चलिए कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए जब भी कह रहे हैं, जब भी पढ़िए, चाहे एक ही पेज पढ़िए, तो आपको उस समय उतना लगे कि बस यही एक पेज हमारा है, हमको सिर्फ इतना ही पूरा याद कर लेना है। इस आधार पे आप आगे बढ़ते रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। तो चलिए हम फिर जो है आगे अपनी क्लास बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए हमने कल कितने क्वेश्चन तक किया था। तो कल हमने 50 क्वेश्चन तक कर लिया था। यहाँ से ही हमको आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो जो है 51 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे जैसे आय वृद्धि होती है निम्न पर होने वाला व्यय का प्रतिशत घटता है। यानी कि किस पर जो है व्यय का प्रतिशत घट जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है दवा, बी है भोजन, सी है आवास, डी है वस्त्र। तो देखिए जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे ही वैसे आपका भोजन पर व्यय घटता जाता है, या भोजन पर जो व्यय का प्रतिशत है वो घटता जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए एंजल ने ही ये नियम प्रस्तुत किया है। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, परिवार द्वारा भोजन एवं खाद्य सामग्री पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत घटता जाता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है। जो प्रेषक भेजता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। ए है कोडिंग, बी है डिकोडिंग, सी है एनकोडिंग, डी है प्रीकोडिंग। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी डिकोडिंग, है ना। संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता प्रेषक द्वारा भेजे गए शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है, उसे डिकोडिंग कहते हैं। सूचना देने वाला सूचना देने से पूर्व नियम को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, जिसे एनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, देखिए ये साथ में ही
2 प्रश्न बजट के आपको मिले और एक देखिए ये प्रसार शिक्षा का। हमने कल भी बताया था कि सिर्फ आपको इसके पढ़ने का और ज़्यादा कुछ मकसद नहीं, बस मकसद यही है कि आपको एनालाइज करना है कि कितने क्वेश्चन किस जो है आपके ब्रांच से आ रहे हैं। तो देखिए जहाँ भी मिल रहे हैं 2-2 3-3 प्रश्न एक साथ ही मिले जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप डीप में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप देख लीजिए कि क्या है प्रश्नों का स्तर, सिर्फ बस यही विश्लेषण करना है हमको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53, गरीबी रेखा की गणना की जाती है। ए है प्रति व्यक्ति आय, बी है कुल पारिवारिक आय, सी है कुल भूमि, डी है कुल जायदाद। तो गरीबी रेखा की गणना किसकी की जाती है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय की, है ना। जब गरीबी रेखा की गणना प्रति व्यक्ति आय द्वारा की जाती है, गरीबी के लिए सरकार ने बीपीएल कार्ड जारी किया है। देखिए ये भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कौन सा कार्ड, तो बीपीएल कार्ड जारी किया है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तदाब क्या है। तो देख लेते हैं कि क्या होगा रक्तदाब। ए है 140 से जो है 100 mmHg, फिर है 220 80 mmHg, फिर है 120 से 90 mmHg, डी है 120 और 80 mmHg। तो देखिए वयस्क के लिए सामान्य जो है क्या होगा रक्तदाब, तो जरा देख लेते हैं इसका आंसर हमारा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट डी 120 और 80। ठीक है 120 व जो है 80 mmHg, ये हमारा सामान्य जो है व्यक्ति का जो है रक्तदाब है। इससे कम और जो है होगा तो आपका वो क्या चला जाएगा, आपका लो में आ जाएगा, और इससे अगर अधिक होगा तो वो जो है हाई में चला जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूरी क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए है गेहूं, बी है तेल या तेल बीज, सी है फूल, डी है रेशम। तो देखिए इसमें जो है स्टार लगा हुआ है, इसमें क्या है भूरी क्रांति या धूसर क्रांति के संबंध में उर्वरक उपभोग है ना, जो खाद्य है उसके संबंधित है। जबकि पीली क्रांति क्या है, तो वो जो है तिलहन से संबंधित है, और गेहूं चावल हरित क्रांति से आपने पढ़ ही रखा है। इसके अंतर्गत आते हैं रेशम उत्पादन क्या है, सेरिकल्चर कहलाता है। अतः उपयुक्त विकल्प में से कोई भी जो है इसमें नहीं आ रहा है। ये आपका पीली क्रांति से हो जाएगा, और गेहूं यानी कि अनाज जितने हरित क्रांति से आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्टार मार्क है, ये आप लोग जो है देख लीजिएगा। तो जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हमको आंसर करना होगा। नेक्स्ट है 50 जो है 6 का, अतिसार त्वचा शोध और अवसाद के लक्षण है। ए है चर्मग्राह, बी है जिह्वा शोध, सी है क्वासियोरकर, डी है मैरास्मस। तो हमारा देखिए अतिसार या त्वचा शोध के अवसाद के लक्षण क्या हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए चर्मग्राह। ठीक है, जो चर्म रोग की तरह का एक जो है आपकी त्वचा पर हो जाता है, आपकी स्किन पर ये रोग दिखता है आपको, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ए, है ना। अतिसार त्वचा शोध और अवसाद चर्मग्राह रोग के लक्षण हैं, ये विटामिन B5, ठीक है, निकोटिनिक अम्ल या पेंटाथेनिक अम्ल की कमी से जो है चर्मग्राह या पेलाग्रा रोग हो जाता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, मिल्क शेक उदाहरण है। ए है स्वच्छ तरल आहार, बी है स्वच्छ पूर्ण स्वच्छ आहार, सी है हल्का आहार, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पूर्ण स्वच्छ आहार। मिल्क शेक पूर्ण स्वच्छ आहार का उदाहरण है। मिल्क शेक दूध, चीनी व मेवे के प्रयोग से बनाया जाता है। दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इनमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए ये जो है पूर्ण स्वच्छ आहार के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है, आईसीडीएस प्रारंभ किया गया। आईसीडीएस का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सेशन। ठीक है, ए है हमारा 1979, फिर है 1976, फिर है 1975, फिर डी है 1980। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1975। ठीक है, 1975 को जो है आईसीडीएस प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 में ये प्रारंभ हुआ। समेकित बाल विकास सेवा,
इस तरह से भी कह सकते हैं। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सेशन, ये भी हो सकता है। इसके अंतर्गत 6 जो वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए अनेक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, और जो अनेक प्रकार के बहुउद्देशीय आहार हो गया, वो भी सब जो है इसी के अंतर्गत तैयार किया था, ICDS के अंतर्गत। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते चलते हैं। चीनी का जो है जैली में कार्य क्या है? जो चीनी होती है जैली बनाने में, उसका जो है क्या कार्य है? तो आइए देखते हैं क्या कार्य। ए है बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना, बी है अतिरिक्त जल को जैली में बांध कर रखना, सी है स्वादिष्ट बनाना, डी है रंग प्रदान करना। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, जैली में जो है चीनी को, बैक्टीरिया को जो है निष्क्रिय करने के लिए डाला जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने के लिए चीनी की गाढ़ी चाशनी में फलों को पका देने से उसमें जीवाणु उत्पन्न नहीं होते हैं और इस प्रकार फलों का संरक्षण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा सिले सिलाए वस्त्र निम्नलिखित कारण से बेहतर होते हैं, क्योंकि ये पक्का रंग, आसानी से उपलब्ध, कम कीमत, रंग प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उपलब्धता आसानी से होती है ना। सिलवाए गए जो वस्त्र होते हैं सिले सिलाए, वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, प्रचलित फैशन ट्रेंड के अनुरूप होते हैं, थोड़ा किफ़ायती होते हैं, मैचिंग के बेहतर विकल्प भी इसमें होते हैं। इन सब कारणों से सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा जो है ये जो आपके रेडीमेड वस्त्र होते हैं इनको अच्छा विकल्प माना जाता है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? यानी कि जो इतने भी परिवर्तन दिए गए हैं उदाहरण के तौर पर, उनमें से बच्चों में सार्वभौमिक उदाहरण ऐसा कौन सा है जो नहीं है? देख लेते हैं। ए है मुस्कुराहट का प्रारंभ होना, बी है प्रथम शब्द, सी है पठन, डी है चलना। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पठन। ठीक है, मुस्कुराहट का प्रारंभ, प्रथम शब्द बोलना, चलना आदि ये सारे क्या हैं? सार्वभौम परिवर्तनों के उदाहरण हैं, जबकि पठन सार्वभौमिक परिवर्तनों का जो है उदाहरण में के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जा सकता है। ए है केंद्रीकृत, बी है मेज पर दी जाने वाली सेवा, सी है स्वयं लेने की सेवा, डी है मिश्रित सेवा। तो देखिए एक कॉलेज में जो है किस आधार पर वितरण किया जा सकता है? तो सी हो जाएगा, स्वयं लेने की सेवा है ना करेक्ट आंसर। एक कॉलेज में जलपान गृह में स्वयं लेने की सेवा, सेल्फ सर्विस जिसको कह सकते हैं, द्वारा आहार वितरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर का। IDDM के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से न रोकना चाहिए, क्योंकि क्या है ऑप्शन? यह कब्ज का कारण है, यह कीटोसिस का कारण है, संतुष्टि का अभाव अनुभव होता है, पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। IDDM के मरीज के आहार में कार्बोज पूरी तरह से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इसकी पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। IDDM का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं आइए। इंसुलिन डिपेंडेंट डिलेट्स मिलेट्स। ठीक है, ये आपका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। चीनी को अपमिश्रित किया जाता है। देखिए अभी चीनी एक जैम जेली पे आया था, और अभी देखिए चीनी में जो है अपमिश्रित का तात्पर्य चीनी में क्या मिलावट की जाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि चीनी में किसकी मिलावट की जाती है। ये आपका सरल भाषा में प्रश्न हो जाएगा। ए है सफ़ेद पत्थर, बी है माड़ी, सी है सीरा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सफ़ेद पत्थर। चीनी में सफ़ेद पत्थर मिलाते हैं, इसमें आप मिश्रित कर देते हैं, जिससे सॉरी जिससे मिलावट का पता न चल सके। चीनी, शुगर या शर्करा एक क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ है
जो गन्ने या चुकंदर से प्राप्त किया था। इसमें मुख्यतः देखिए यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको पढ़ते हुए चलना, इसीलिए पॉइंट सहित हमने बनाया है, नहीं तो क्वेश्चन का ही सिर्फ बना सकते थे। जैसे अन्य क्लासों में होता है कि बस क्वेश्चन और आंसर ऐसे कर सकते थे, लेकिन इसीलिए हमने जो है ये पीडीएफ बिल्कुल जैसा पेपर होता है वैसा ही जो है, और जिस अकॉर्डिंग जैसे आपने यूथ में पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें रिवीजन हो जाए। तो देखिए इसमें से इतना जो आप कवर अप करेंगे तो इसमें से बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे। इसलिए जो है बस मेरा और कोई जो है उद्देश्य नहीं था इसको जो है पढ़ाने का। देखिए चीनी में क्या था, मुख्यतः सुक्रोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज उपस्थित होता है। यह फलों, मधु एवं अन्य कई स्रोतों से सुक्रोज के रूप में रहता है। विश्व में प्रति व्यक्ति चीनी की खपत सर्वाधिक जो है कहाँ होती है, तो वो होती है ब्राजील में। सर्वाधिक जो है प्रति व्यक्ति जो है खपत ब्राजील में सबसे अधिक होती है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। देखिए अब हमारा क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो एक्सटेंशन एजुकेशन से। एक चीज और है कि एक्सटेंशन एजुकेशन के शॉर्ट्स नोट्स बना रहे हैं हम इस समय, कि जहाँ मतलब कि पूरे जहाँ पर अनुसंधान आपको मिल जाए, अधिनियम सारी योजनाएं, सारे दिवस, इस तरह से शॉर्ट्स नोट्स बना रहे हैं, सारी चीज़ें इकट्ठा। तो उसको भी हम एक तरह से पीडीएफ बना के पढ़ा देंगे छोटे छोटे नोट्स के तौर पे। और अगर आप चाहें तो जो है वो नोट्स आपको प्रोवाइड हो सकते हैं, इसके लिए आप हमको कमेंट करिएगा तो नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जरूरी आवश्यकता नहीं है, यानी कि क्या जो है प्रौढ़ शिक्षा में जरूरी नहीं है। ए है लचीला पाठ्यक्रम, भी है आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम, सी है योजनाबद्ध अधिगम, डी है प्रतिपुष्टि। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रतिपुष्टि। देखिए प्रतिपुष्टि जो है जरूरी नहीं है, फीडबैक जिसको कहते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी समझ लीजिएगा कि जिसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक। तो ये जो है औपचारिक शिक्षा में जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम उसमें जरूरी नहीं, बाकी लचीला भी होना चाहिए और आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, योजनाबद्ध अधिगम। अगर योजना बना के हम नहीं करेंगे तब भी समस्या है, ठीक है। तो ये सारी प्रौढ़ जो है शिक्षा के लिए आवश्यक चीजें हैं। जब लचीला होगा, देखिए प्रौढ़ शिक्षा का तात्पर्य यही है, अनौपचारिक शिक्षा है एक तरह से, क्या है, तो ये जो है एक तरह से अनौपचारिक शिक्षा है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो आपके वयस्क लोग होते हैं, एडल्ट कह सकते हैं, एडल्ट एजुकेशन भी आप कह सकते हैं, और इसमें ये कब से कब तक होती है, तो 15 से 35 तक की इसकी उम्र रखी गई है। तो एक मिनट, तो इसमें क्या होता है जैसे सीखने वाले की समय स्थिति, वो जिस हाल में है, जैसे चाहता है हमको वैसे उसको सिखाना पड़ता है, और जैसी उसकी आवश्यकता होती है उस अकॉर्डिंग हमको पाठ्यक्रम रखना होता है। इस तरह से हम करेंगे तो हमें बेहतर परिणाम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन का ही अगला भी है, अनौपचारिक शिक्षा से। अभी इसके ऊपर देखिए प्रौढ़ शिक्षा, फिर अब आ गया अनौपचारिक शिक्षा। इस तरह से आप बस इतना ही आपको एनालाइज करना है कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं और किस स्तर के आ रहे हैं, मतलब कितना डेप्थ में जाके आ रहे हैं और कितना जो है ऊपर आ रहे हैं, बस इतना ही आपको समझना है। 66 नंबर का अनौपचारिक शिक्षा उसके लिए है या किसके लिए है, देखिए ऑप्शन ए है, जो औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश नहीं पा सकते, जो अशिक्षित है पर सीखने में प्रोत्साहित नहीं है, जो वास्तव में गरीब है, जो पत्र व्यवहार कर सकते हैं और कक्षा में नहीं जा सकते। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा है जो कि जो है औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सकते। अनौपचारिक शिक्षा में पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होते, केवल उपयोगी तकनीकी ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। देखिए ऊपर और नीचे जो ऊपर का एक ऑप्शन था आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पे आपको हम दिखाने चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी एक जो है आपको एक लाइन मिलेगी, आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम। तो देखिए आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम ये ऑप्शन में आ गया, और अगला ही देखिए अगले ही प्रश्न का जो है अगले ही प्रश्न में वैसा आपको मिल गया देखने को, ठीक है, कि जो है उनकी उपयोगी तकनीक पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होते, जैसी उनकी उपयोगिता होती, जैसी उनकी आवश्यकता होती है वैसी उनको शिक्षा दी जाती है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला भी जो है यहाँ एक्सटेंशन एजुकेशन का है, महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास किस कार्यक्रम का प्रतिफल है। तो ए है समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, बी है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, सी है ड्वाक्रा कार्यक्रम, डी है न्यूनतम आवश्यकताओं के विकास का कार्यक्रम।
तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ड्वाक्रा। ये ड्वाक्रा जो है महिलाओं एवं बच्चों के चहुमुखी विकास का कार्यक्रम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें ये जो महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास कार्यक्रम ड्वाक्रा है, ये इसके कार्यक्रम का प्रतिबल है। ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम का अंग्रेजी नाम ड्वाक्रा है। यह ग्रामीण परिवेश में पूंछ वाली तथा गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रही महिलाओं तथा बच्चों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के निमित्त एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकती है। मतलब क्या हो सकता है जिससे बच्चा बिस्तर गीला कर रहा है, स्वास्थ्य खराब है ना, खराब स्वास्थ्य हो सकता है, मनोभावात्मक असुरक्षा, अपर्याप्त प्रशिक्षण और उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारी चीजें बच्चों में जो है बिस्तर गीला करने की जो है आदत बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है। ठीक है, विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है। ए है चार्ल्स डार्विन, बी है एन बेले, सी है जेड पियाजे या जीन पियाजे आप कह सकते हैं, डी है बी वेल्डविन। तो विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है, तो आइए देखते हैं ये किसका है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीन पियाजे, है ना। जीन पियाजे ने जो है विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पियाजे के अध्ययनों का आधुनिक बाल विकास विषय पर अधिक प्रभाव पड़ा। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि किस पर अधिक प्रभाव पड़ा, तो आधुनिक बाल विकास पर सबसे अधिक प्रभाव या सबसे गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने मनोवैज्ञानिकों का ध्यान विकास की सॉरी गले की समस्या मुझको आवश्यकताओं की ओर दिलाया तथा संज्ञान के महत्व को आकर्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 70 नंबर का, कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा है। ए है रेशमी, बी है मलमल, सी है सूती, डी है कृत्रिम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूती, क्योंकि ये और अन्य कपड़े महंगे होते हैं ना, मलमल रेशमी अन्य कपड़े महंगे होती हैं और ये सूती कपड़ा आपका सस्ता होता है, जो है सीखने के दौरान गलतियां होती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ए है पोशाक की कीमत, पोशाक का टिकाऊपन, उपयुक्त वस्त्र, प्रचलित शैली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रचलित शैली, क्योंकि किशोर देखिए जो होते किशोरावस्था आप जान रहे हैं 12 से 18 वर्ष, और इसमें क्या होता है बच्चों को बिल्कुल नए नए फैशन के अनुसार, है ना, फैशन के अनुसार पहनने के वस्त्र चयन करते हैं, इसलिए प्रचलित शैली सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन, ग्लूकोमा संबंधित है। ए है डायबिटीज, बी है ग्लूकोज, सी है आंखें, डी है ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आंखें, है ना। ग्लूकोमा आंखों से संबंधित है। ग्लूकोमा सबल काय रोग आंखों से संबंधित है। जलीय वेश तथा कचाभ वेश में पाए जाने वाले तरल का दबाव, देखिए कितनी शुद्ध हिंदी बताई गई है कि समझने में ही समस्या हो जाए। अधिक हो जाने पर दृष्टिपटल जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसमें रोगी को दिखाई दे नहीं पड़ता, इससे मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये आपका आ गया ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दिवस से आ गया। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। तो करेक्ट आंसर हो गया 16 अक्टूबर, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कि 1945 में खाद्य एवं विकास संगठन की स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को हुई थी। देखिए यहीं से दो प्रश्न कवर हो गए कि अगर आ जाएगा प्रश्न खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई, तो 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी, तभी से इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सटेंशन एजुकेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। अब देखिए पंचवर्षीय योजना आपको टॉपिक मिल गया, इसको आपको पढ़ना है। 1947, 1951, 1948, 1952। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951, है ना। भारत में पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई या 1951 से, ऐसे भी देख लीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर की जो है संवर्धी मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर के संवर्धी मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के संवर्धी मॉडल पर आधारित थी। ये आपका
पॉइंट बन रहा है पढ़ने का, इसलिए स्टार मार्क। जिसमें कृषि एवं सिंचाई के मुख्य प्राथमिकता दी गई। इस पंचवर्षीय योजना में सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ हुई। भांगड़ा, नाखलबांध, दामोदर घाटी और मीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं इसी की देन है। ये तो खैर प्रश्न में नहीं आएगा इधर का, लेकिन ये आए कि जो है पंचवर्षीय योजना में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 53 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ हुई। ये आपके 3 पॉइंट आपको इसके डिस्कशन से मिले। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आपका आ गया सीडी से प्रश्न 75 नंबर का। किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है? ए है जॉन लॉक, बी हरलॉक, चार्ल्स डार्विन, फ्रायड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन लॉक। जॉन लॉक ने नवजात शिशु को एक कोरी स्लेट के समान बताया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। तेज आवाज सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है, वह कहलाता है? ए है रूटिंग प्रतिवर्ती क्रिया, बबैंस्की प्रतिवर्ती क्रिया, मोरो स्टारर, कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोरो स्टार्टर। तेज आवाज सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठाता है, यह मोरो स्टार्टल कहलाता है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए आपको इस तरह से 2 प्रश्न लगातार मिल गए सीडी से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा? किसके दूध में ऐसा करने पर माँ के दूध जैसा हो जाए? थोड़ी चीनी डाल दी और कुछ वसा निकाल दी जाए। ए है बकरी, बी है यॉक, सी है भैंस, डी है गाय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बकरी। बकरी के दूध में अगर ऐसा किया जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए संपूर्ण आहार होता है। कहते क्या है, पीला गाढ़ा दूध जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये आप जान लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है बच्चों के। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है वह कहलाता है? देखिए फैशन चक्र से आ गया। ये फैशन चक्र आप जानते हैं घंटी नुमा इसका बनता है। जैसे जैसे कोई फैशन बन गया फिर उससे से ऊपर जाता है, फिर ऐसे ही आके यहाँ एकदम चरम सीमा पे होता है, फिर धीरे धीरे वो गिर जाता है। तो जो कम समय के लिए आता है उसको क्या कहते हैं? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए है सिलोन, बी है फैड, सी है स्टाइल, डी है कैमोफ्लेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टाइल। फैशन सामान्य व्यक्तियों द्वारा अपने व्यक्तित्व को आकर्षक दिखाने, व्यक्तित्व को अन्य लोगों से अलग दिखाने के लिए किया जाता है। यह भी असांघिक संचार का एक प्रकार है। जबकि स्टाइल प्रत्येक कार्य को कलात्मक ढंग से कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का पहनावा, रहन सहन, इन सब चीजों की एक स्टाइल होती है। प्रत्येक व्यक्ति रहन सहन समय परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। वस्तुतः स्टाइल भी एक फैशन ही है, परंतु यह अल्पकाल तक रहती है। हेयर स्टाइल, साड़ी, अन्य पहनावे आदि इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कसूती किस राज्य की एक पारंपरिक वस्त्र है? देखिए ये सारे आपके टेक्सटाइल से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। टेक्सटाइल से हमको जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन। कसूती किस राज्य की कढ़ाई है? बहुत आसान सा प्रश्न है, रटना ही है। ए है पंजाब, बी है काठियावाड़, सी है उत्तर प्रदेश, डी है कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कर्नाटक, है ना। कसूती कर्नाटक की है। कसूती दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य की एक पारंपरिक वस्त्र है। कमल, रथ, हाथी, पालकी, मयूर, बैल, तोते, तुलसी पेड़, नदी आदि कढ़ाई में जो है इसमें नमूने इन सबके बनाए जाते हैं। और कसूती कढ़ाई में नमूने धार्मिक प्रसंगों, स्थानीय वास्तुशिल्प से प्रभावित होते हैं। ठीक है। पंजाब के आप जानते ही हैं, हिमाचल की चंबा प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ में चिकनकारी प्रसिद्ध है। पंजाब की गुलकारी, फुलकारी कह सकते हैं, वो आपकी प्रसिद्ध है। ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये अधिकतर आया हुआ, हर अधिकतर साल में पूछा गया प्रश्न है कौन सा प्रश्न? तो ये प्रश्न हमारा है 80 नंबर का। प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है? तो आंसर हमारा होने वाला, सॉरी ऑप्शन देख लेते। ए है बिहार, बी है गुजरात, सी है राजस्थान,
डी है उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। बिहार की जो है मधुबनी पेंटिंग बहुत ही प्रसिद्ध है ना। मधुबनी चित्रकारी जिसे मिथिला की कला कहते हैं क्योंकि यह बिहार के मिथिला अंचल में पनपी थी। यह भी कहा जाता है इसकी विशेषता चटकीले और विषम रंगों से भरे गए रेखाचित्र अथवा आकृतियां होती हैं। ठीक है, तो बिहार पर मधुबनी पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है हमारी बिहार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टेक्सटाइल से। 80 नंबर उनका एस्बेस्टस है। ए है सेलुलोजिक तंतु या रेशा, बी मिनरल, सी संश्लेषित, डी है प्रोटीन। तो हमारा एस्बेस्टस क्या है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिनरल तंतु। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन तंतु है नहीं। सेलुलोजिक तो आपका रेयान में आ जाएगा, सूती सारे आ जाएंगे, संश्लेषित रेशा भी नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी एस्बेस्टास मिनरल तंतु है। एस्बेस्टास के तंतु विशेष प्रकार की चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं, और अगर ऐसे मिनरल्स ना आता, अगर यहाँ पर हो जाता क्या प्राकृतिक, तो आप यहाँ प्राकृतिक पे टिक करते। प्राकृतिक में जो है किसका, तो ये जो है खनिज। ठीक है, मिनरल्स की जो है अगर खनिज आप ऐसे देख लेंगे। ठीक है, खनिज से चट्टानों से प्राप्त होता है। ये अत्यंत कोमल, बारीक, उज्जवल तथा लंबे होते हैं। ये तंतु ताप के कुचालक होते हैं। इन पर जंग या तेजाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 82 का नंबर का, वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिसज्जा ना की जाए तो वे कहलाते हैं। यानी कि करघे से तैयार किया गया जो हथकरघा है, हथकरघे से तैयार किया हुआ सीधा वस्त्र क्या कहलाता है। ए है सिंजिंग, बी है स्काउरिंग, सी है ग्रे गुड्स, डी है डी साइजिंग। तो देखिए सिंजिंग क्या होता है, तो ये त्वचा पर झुलसाने का, जैसे कि एक ये वस्त्र हो गया आपका, ऐसा वस्त्र है, तो इस पे जैसे हल्का हल्का आपके रोवे टाइप की गांठें निकल आती, तो उसको एक तरह से प्रेस करके उसको झुलसा दिया जाता है। स्काउरिंग आप जानते हैं ऊन पर किया जाता है उसकी गंदगी को अलग करने के लिए। ठीक है, तो ग्रे गुड्स कहलाता है जो कपड़ा है हथकरघे से सीधा निकला हुआ, वो क्या कहलाता है, ग्रे गुड्स कहलाता है। जिन पर परिसज्जा ना की हुई, करघे से उतरा हुआ वस्त्र आकर्षण रहित होता है। उसे आकर्षक बनाने के लिए स्काउरिंग, विरंजन, रंजक और पेंटिंग अनेक प्रकार की जो है प्रक्रियाएं की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग किसकी है। टेफ्लॉन कोटिंग जो की जाती है वो किसकी बनी हुई होती है वो लेयर। ए है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, बी है पॉलीटेट्रा फ्लोरीन, सी है पॉलीफ्लोरीन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन की होती है। टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्लूरो बहुलक है जिसकी खोज वैज्ञानिक डॉक्टर रॉय प्लेकट ने की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिकतम मूल्य का रंग है। ठीक है, अधिकतम मूल्य का रंग कौन सा है। ए है लाल, बी है काला, सी है सफेद, डी है पीला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काला, ऑप्शन बी। काला रंग अधिकतम मूल्य का रंग है। मूल्य का संबंध रंगों के गहरे तथा हल्केपन से। मूल्य का मतलब आप यहाँ पैसे से ना लगा लीजिएगा, पैसे से जो है नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर उसके गहरे और हल्केपन से होता है, आप जान रहे हैं ना, ये चीज आप समझ लीजिएगा। तो सफेद रंग सबसे जो है कम मूल्य का, क्योंकि वो हल्का होता है। काले रंग में बहुत मूल्यवान रंग माना जाता है क्योंकि उसमें उससे गाढ़ा कोई रंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हमारा आ गया होम मैनेजमेंट से क्वेश्चन। संतुलन, लय तथा अनुपात कहलाते हैं। ए है कला के सिद्धांत, बी है कला के तत्व, सी है कला की सतह, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कला के सिद्धांत, है ना। कला के नियम विज्ञान के नियम से भिन्न होते हैं। कला के आधारभूत सिद्धांत कलाकार के अनुभव पर आधारित होते हैं। संयोजन की दृष्टि से कलाकृति का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण होता है। मुख्य रूप से आइए देख लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत है। पुनरावृत्ति, सामंजस्य, विरोध, संतुलन, इन पर ये जो है समस्त रचना विधान निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। अनुपात, प्रभाविता, लय, एकता, ये सारी चीजें। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं।
हमने अब तक की 85 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर जो है माइक ने साथ दे दिया तो हम पूरे 125 क्वेश्चन करेंगे। आयकर निम्न प्रकार का कर है। ए है प्रत्यक्ष कर, बी है मनोरंजन कर। आयकर जो है कैसा कर है? फिर देखिए सी है विकास कर, डी है प्रत्यक्ष कर। तो आयकर क्या है हमारा? प्रत्यक्ष कर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आयकर निगम कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। आयकर निगम कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ये प्रत्यक्ष कर है आपका। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से वसूला जाता है, अर्थात इसे किसी भी व्यक्ति में अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। आयकर प्रत्येक व्यक्ति को गत वर्ष में अर्जित की गई आय पर लगने वाला कर है। यह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पिछले वर्ष में अर्जित कुल आय पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पिछले वर्ष में अर्जित कुल आय पर प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए केंद्रीय बजट या वित्त अधिनियम द्वारा अधिनियमित दर पर देय होगा। भारत में आयकर अधिनियम 1961 द्वारा लागू किया गया। ठीक है, आयकर कब लागू किया गया? तो अधिनियम 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किण्वन से क्या बढ़ता है? ए है पाचनशीलता, बी है कैल्शियम, सी है विटामिन ए, डी है कुल प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पाचनशीलता। ठीक है, किण्वन से पाचनशीलता बढ़ती। किण्वन एक जैविक रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म सजीवों द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटन हो जाता है। किण्वन से पाचनशीलता बढ़ती। खमीरीकरण द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्थापक का कार्य करती है। खमीर मिलाकर ही अधिकतर डबल रोटी, नान, पिज्जा, अन्य चीजें बनाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पाचनशीलता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रभावी जो है प्रभावी या प्रभावशाली कह सकते हैं संप्रेषण किसके द्वारा होता है? ए है मौखिक, बी है लिखित, सी है समूह परिचर्चा, डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समूह परिचर्चा। समूह परिचर्चा में प्रभावी संप्रेषण किसके द्वारा होता है? तो ये समूह परिचर्चा द्वारा होता है। ठीक है, व्यक्तिगत जो है संपर्क में प्रसार कार्यकर्ता एक व्यक्ति से मिलता है, जबकि समूह परिचर्चा में ढेर सारे व्यक्ति एक जगह पर एकत्र होकर किसी समस्या पर विचार विमर्श करते हैं। ये तो इसलिए जो है प्रभावशाली संप्रेषण किसका होता है? तो वो समूह परिचर्चा का होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉक रजिस्टर में विवरण होता है। ए है उपलब्ध सामग्रियों की सूची परक विवरण, बी है स्रोत, सी है बीजक, डी है क्रय की गई सामग्रियों की। देखिए इस तरह से इतने सारे एक्सटेंशन एजुकेशन के क्वेश्चन यहाँ पर ढेर हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्रय की गई सामग्रियों की सूची। ठीक है ना, स्टॉक रजिस्टर में क्रय की गई सामग्रियों की सूची का विवरण होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। जैम, जेली, अचार, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी। देखिए जैम, जेली, अचार इन सब के द्वारा हम जो है संरक्षित करते हैं फलों को। देखिए जैम, जेली और उनमें पाई जाने वाली पेक्टिन आदि पदार्थों की सहायता से बनाए गए होते हैं। इनमें परिरक्षित करने के लिए रसाकर्षण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत इन पदार्थों को सुखाना, स्प्रे ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, प्रशीतन, निर्वात पैकेजिंग, डिब्बा बंद, नमक मिलाना, धुआं देना आदि सम्मिलित होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जैम, जेली और जो है देखिए फिर अगला क्वेश्चन भी डिब्बा बंद से, और अभी इसके पहले का क्वेश्चन भी जो है रसाकर्षण मतलब ये सारे जो है देखिए आपके न्यूट्रिशन साइंस में जो पदार्थ को संरक्षित करना उस टॉपिक से है। 3-3, 4-4 प्रश्न। 19 का है बंद डिब्बा युक्त भोजन पदार्थ में भूरी बिंदी क्या दर्शाती है? देखिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ए है शाकाहारी, बी है मांसाहारी, सी है अंडा युक्त, डी है तरल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तरलता को है ना बंद डिब्बा युक्त भोज्य पदार्थ में जो भूरी बिंदी दर्शाती है कि भोज्य पदार्थ क्या है, तरल है। शाकाहारी के लिए हरी बिंदी, मांसाहारी को दर्शाने के लिए लाल बिंदी का प्रयोग होता है। और जो भूरी बिंदी वो तरलता को दर्शाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। ऐसे पूरा आ पाएगा। 92 नंबर का समीपवर्ती रंग योजना है। तो समीपवर्ती रंग योजना क्या है? ए है एक रंगी योजना, बी है संबंध रंग योजना, सी है पूरक रंग योजना, डी है त्रिकोणीय रंग योजना। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एक रंगी योजना। वर्ण के गुणों के आधार पर वर्णहीन, एक वर्गीय, बहुवर्गीय, बहुवर्णीय, समरूपी, समवर्ती एवं मध्यवर्ती आदि रंग योजनाओं में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्ण चक्र में जो निकटवर्ती रंग एक ही परिवार के होते हैं उनका चयन समीपवर्ती रंग संतति कहलाता है। जैसे नीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, फिर है पीला, धानी, हरा आदि समीपवर्ती में हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। डिजाइन में उतार चढ़ाव को कहते हैं। ए है एसिमिलेशन, बी है बल देना, सी है लय, डी है अनुपात। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लय, है ना। डिजाइन में जो है उतार चढ़ाव को लय कहते हैं। जैसे ऐसे कोई डिजाइन है ऐसे ऐसे तो ये लय में होती है। तो जहां पर डिजाइन बना दिया और खत्म हुई तो वहां तक की आपकी नजर पूरी जाती है, यानी कि रिदम एक तरह से, है ना। लय एक सुसंगठित निरंतर गति है। अगर यहाँ से डिजाइन बनी यहाँ तक है तो आप एक लय में वहां तक पहुंचेगी जरूर नजर, है ना। डिजाइन विभिन्न रेखाओं, आकार, रंग तथा बनावट को व्यवस्थित रूप देने के लिए होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसिन पाया जाता है। ए है दूध, बी है दाल, सी है दलिया, डी है चावल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाल। ठीक है, दाल में लाइसिन पाया जाता है। दाल लाइसिन एक प्रकार का अमीनो एसिड्स है जो समानता विटामिन युक्त कई पूरक तत्वों में पाया जाता है। यह प्रोटीन के जैव संश्लेषण में आवश्यक तत्व है, यानी कि जैव संश्लेषण जो प्रोटीन का होता है उसके लिए आवश्यक तत्व है। यह हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है, अतः हमें लाइसिन युक्त जो है पोषक तत्व बाहर से लेने पड़ते हैं। अंकुरित अनाज, दालें, पनीर तथा मांस इसका प्रचुरतम स्रोत है। वैसे भी आप जानते हैं कि 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें से 10 आपके होते हैं आवश्यक और 10 होते हैं आपके अनावश्यक। ठीक है, तो जो होते हैं अनावश्यक उनका निर्माण हो जाता है शरीर में ही, जो होते हैं आवश्यक उनको हमको लेना ही पड़ता है। और लाइसिन क्या है? आवश्यक अमीनो एसिड्स है, इसलिए हमको इसको बाहर से लेना होगा। देखिए कितनी सारी चीजें तैयार हो गई, और जो है अंकुरित अनाज, दालें, पनीर, मांस इसका जो है क्या है, तो स्रोत है और जैव संश्लेषण में महत्वपूर्ण कारक है। फिर चलिए देखने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस तरह से जब हम विश्लेषण करेंगे तो जो है हमें समझ में आएगा कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और किस स्तर से प्रश्न आ रहे हैं। बार बार हम बीच बीच में ये चीज इसीलिए आप लोगों को कह रहे हैं कि सिर्फ इसको इस तरह से ना दे करके ऐसे अगर आप पढ़ेंगे, देखिए समय देना पड़ेगा। अगर समय खर्च करेंगे आप किसी भी चीज पर, अगर कहीं पर भी कुछ खर्च, कैसे आपने पैसे खर्च किया, आप बहुत अच्छा सामान खरीद लाए, सेटिस्फेक्शन मिला, तो वही कि अगर आपने समय इस पर खर्च किया, अगर समय देंगे तो बहुत कुछ हासिल होगा आपको। 95 नंबर क्वेश्चन, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है वसा, सी है खनिज लवण, डी है प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर होने वाला है बी, वसा, है ना। सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? वसा से। 1 ग्राम बराबर कितनी हो जाती है? तो 9.9 कैलोरी। प्रोटीन से आपको कितनी प्राप्त होती है? तो ये होती है आपको 4 कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम का हमसे बता रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट से भी आपको 4 या कहीं कहीं पर 4.2, है ना, या फिर यहाँ पर भी 4.2 आपको देखने को मिलता है। 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। खनिज लवण से हमको कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, सिर्फ ये हमारी जो है चयापचयदार और जो है वाटर बैलेंस अनेक चीजों के लिए जो है आवश्यक है, लेकिन हमें ये ऊर्जा नहीं देते हैं खनिज लवण जितने भी होते हैं। तो जो है सबसे अधिक ऊर्जा इस तरह से कहाँ से प्राप्त होगी? देखिए सारा लिखा है इसमें डिटेल में कि पोषक तत्व वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है। सबसे अधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। 1 ग्राम बराबर 9 KCal है, 9 कैलोरी ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम सबसे पहले प्रारंभ हुआ?
तो आइए देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या प्रारंभ हुआ। ए है छापना, या इसको छपाई भी कह सकते हैं, प्रिंटिंग भी कह सकते हैं, मौद्रिक भी कह सकते हैं, है ना। तो अलग अलग तरह से आपको सिर्फ समझना है। बी है रेडियो, फिर सी है फिल्म, फिर डी है टेलीविजन। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। संप्रेषण माध्यम के अंतर्गत सर्वप्रथम छापने की विधि है ना, छपाईकरण या मौद्रीकरण या जो है सबसे पहले ये विधि प्रयोग में लाई गई। इसका अंतर्गत सूचनाएं संदेशों को लिखकर या छापकर प्राप्तकर्ता तक प्रेषित किया जाता था। फिर आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 97 नंबर का, अनावश्यक अमीनो अम्ल है। ए है दूसरे भोज्य स्रोतों द्वारा दिए जाएं, बी है शरीर द्वारा उत्पादित हो, सी है शरीर में आवश्यक ना हो, डी है शरीर द्वारा निष्कासित किए जाएं। तो देखिए अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरीर द्वारा उत्पादित होते हैं। देखिए अभी हमने बताया इसके ऊपर ही, देखिए इसी तरह से प्रोटीन से देखिए तुरंत लगातार दो प्रश्न आपको देखने को मिल गए हैं ना। तो ये अनावश्यक होते हैं, शरीर में अनावश्यक अमीनो अम्ल जो है शरीर द्वारा उत्पादित होते हैं। तो ये करते क्या है, अनावश्यक अमीनो अम्ल द्वारा जो है उत्पादित होते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल शरीर में होने वाली तोड़फोड़ की मरम्मत कर सकते हैं, शरीर का निर्माण इनके द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखने चलते हैं 98 नंबर का, वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए। तो ए है हृदय संबंधी रोग, बी है कुपोषण, सी है मधुमेह, डी है सुपोषण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुपोषण। जब कुपोषण की स्थिति शरीर में हो, कुपोषण रोकने में सहायक होते हैं ना वसा, तो अतः कुपोषण की स्थिति में वसा की मात्रा बढ़ा दी जानी चाहिए। 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी, अभी हमने बताया 9 भी होता है और 9.1 भी। जैसे आप जो है ऑप्शन देखेंगे वैसे आंसर करना है। कैलोरी प्रदान करते हैं। वसा की प्राप्ति के मुख्य स्रोत तेल, घी, मक्खन, तेल युक्त बीज आदि अनेक चीजें है। तो कुपोषण की स्थिति में वसा बढ़ानी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर का, वह व्यक्ति जो नवीन विचारों के किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है उसे कहते हैं। ए है नवप्रवर्तक, बी है जल्द अंगीकारक, सी है जल्द बहुमत, डी है पिछड़ा हुआ। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए नवप्रवर्तक, है ना। वह व्यक्ति जो नवीन विचारों के किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे नवप्रवर्तक कहते हैं। ये प्रायः शिक्षित, जोखिम उठाने वाले, सामाजिक तथा नेतृत्व गुण रखने वाले होते हैं। इनकी संख्या 1/4% तक की होती है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन, सब्सिडाइज प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों में की जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं अपने। ए है फास्ट फूड यूनिट, बी है एयर कैटरिंग, सी है औद्योगिक कैफेटेरियो, डी है रेस्टोरेंट। तो देखिए सब्सिडाइज प्रोसेसिंग इन खाद्य पान प्रबंधों में करते हैं, किसमें होते हैं, बी हो जाएगा एयर कैटरिंग। ठीक है, सब्सिडाइज प्रोसेसिंग एयर कैटरिंग या खान पान प्रबंधों में की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए इस तरह से हमने कुल कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 100 कंप्लीट कर लिए हैं, बचे हैं हमारे 125। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि हमारा सेशन कैसा लग रहा है, वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्योंकि जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा लगातार हम कोशिश में हैं, बहुत मतलब समय निकाल करके आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 101 जो है या कह सकते हैं 101 नंबर का क्वेश्चन, शोध प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम बताइए। तो ए है जो है जो अनुक्रम यानी कि जो हम शोध प्रस्ताव लिखेंगे तो उसका हमारा सही अनुक्रम क्या होगा।
तो आइए उसको देख लेते हैं। 1 मिनट, कहाँ भाग रही स्क्रीन हमारी। आइए इसको जरा देखते हैं और समझते हैं थोड़ा सा। शोध प्रस्ताव में हमारा सही क्रम या अनुक्रम क्या होगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है साहित्य का पुनरावलोकन, फिर है प्रस्तावना, फिर है ग्रंथ सूची, फिर है उद्देश्य, फिर है कार्य प्रणाली, फिर 6 नंबर पे आंकड़ों का विश्लेषण। तो हमारा ये जो है मिला जुला हुआ दिया है, हमको सही क्रम बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, ए नंबर का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं आंसर। ए में पहला दूसरा है तो दूसरा यहाँ पे प्रस्तावना हम पहले नंबर पे रखेंगे। फिर हमारा 4 नंबर का आ जाएगा, तो 4 नंबर पहले प्रस्तावना, फिर जो है उद्देश्य हो जाएगा। उसके बाद हमारा पहला है साहित्य का पुनरावलोकन, ये 3 नंबर पे जाएगा। फिर हमारा देखिए ऐसे ही हल करते हैं। फिर 5 नंबर का जो है कार्य प्रणाली, ये हमारा 4 नंबर पे आएगा। फिर है छठा आंकड़ों का विश्लेषण, तो ये हमारा 5 नंबर पे आएगा। फिर जो है हमारा लास्ट में बच रहा है ग्रंथ सूची, ये 3 नंबर का है, तो ये हमारा 6 नंबर पे आएगा। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देख लेते हैं, पहले आएगा प्रस्तावना, फिर आएगा उद्देश्य, फिर आएगा साहित्य का पुनरावलोकन, फिर आएगा कार्य प्रणाली, फिर आएगा आंकड़ों का विश्लेषण, फिर लास्ट में आएगा ग्रंथ सूची। तो इस तरह से आप पूरा आंसर आपको समझ में आ गया होगा और आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है। वैसे भी आप अगर आपको और एक तरीका बता रहे हैं कि सबसे पहले देखिए हम कोई भी शोध कार्य करते हैं तो पहले प्रस्तावना लिखते हैं, तो प्रस्तावना जो है हमारा 2 नंबर का पहला हो जाएगा। तो वैसे भी देखिए ए में है दूसरा और सी में है दूसरा, तो ये जो बी और डी पहले ही कट गया, बचा आपके पास ए और सी। और इसके बाद प्रस्तावना के बाद हम क्या करते हैं, अधिकतर आप जानते हैं उद्देश्य। तो आप जैसे ही आप लगाएंगे 4 नंबर दूसरे पर जैसे ही जाएंगे तो आपका जो है कट जाएगा, क्योंकि देखिए पहला दिया गया है साहित्य का पुनरावलोकन, तुरंत प्रस्तावना के बाद तो हम पुनरावलोकन बिल्कुल कतई नहीं करेंगे, नहीं भी आ रहा तब भी आप ऐसे समझ लें कि तुरंत पुनरावलोकन नहीं करेंगे। तो आपका आंसर ए जाने वाला है। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यौनावस्था की बाधा में शामिल है। ए है स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा, सी शारीरिक बाधा, डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ठीक है, ये सभी चीजें आ जाएंगी यौनावस्था में बाधा के तौर पे, क्योंकि ये ऐसी अवस्था होती है स्वयं की संकल्पना विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक बाधा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रेशर कुकर की डिजाइन इस प्रकार की जाती है ताकि भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके। उपयुक्त तरीके से कैसे पकाएं। ए है 101 जो है 121 डिग्री सेल्सियस और 15 IB, फिर है बी 100 डिग्री सेल्सियस और 15 IB, फिर है सी आपका है 180 डिग्री सेल्सियस से 25 IB तक, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैसे डिजाइन की जाती है, आंसर आपका हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेशर कुकर की डिजाइन कैसी की जाती है ताकि भोजन अच्छे से पक जाए, तो हो जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस से 25 IB उपयुक्त जो है होता है। ये आप इतना ध्यान रखिए, 180 से डिग्री सेल्सियस से 25 तक की। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। वसा की कमी से निम्न रोग हो जाते हैं। ए है डायबिटीज, बी है फाइनोडर्मा, सी है मोटापा, डी है क्वासियोरकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइनोडर्मा। ये जो है एक प्रकार का वसा की कमी से होने वाला त्वचा का रोग है। इसमें क्या होता है, पेट, पीठ और टांग के बीच में छोटे छोटे नुकीले दाने निकल आते हैं। यह रोग वयस्कों और बच्चों को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग निम्न वर्णक के कारक होता है। तो देखिए ऑप्शन ए है एंथोसाइनिन, बी है क्लोरोफिल, सी है कैरोटीन, डी है फ्लोवांस। तो देखिए क्लोरोफिल आप जानते हैं किस रंग के लिए जिम्मेदार होता है, हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। पत्तियों में अधिकतर हरा रंग इसी कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। कैरोटीन आप जानते हैं विटामिन ए का एक रूप है जो कि वनस्पतिक जितनी भी जो है आपकी पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीजों से प्राप्त होता है। एंथोसाइनिन इसका आंसर हो जाएगा ए। बैंगनी तथा लाल एंथोसाइनिन नामक वर्णक के कारण होता है। कैरोटीन के कारण सब्जियां ऑरेंज रंग की होती हैं, ये भी जान लीजिए। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा हम, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कम दूरी की दुकान से छोटी मात्रा में बराबर सामानों यथा साबुन खरीदने को कहते हैं। यानी कि कम दूरी भी हो और जो छोटी मात्रा में बार बार सामान को क्या खरीदने को क्या कहते हैं। ए है सुविधाजनक सामान, बी है दुकानदारी सामान, सी है विशेषज्ञता सामान, फिर है उपयुक्त तो कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए सुविधाजनक सामान। भाई अगर पास में है और बार बार हम खरीद रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, ए आंसर करेक्ट जाने वाला है। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बंधन का उपयोग किया जाता है। ए है कपड़ों पर, बी है मुहाने को सुरक्षित रखता है, सी है हुक और आंख पर, डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बंधन का उपयोग कपड़ों पर मुहानों को सुरक्षित रखते हैं, हुक और आंखों पर या काज पर कह सकते हैं प्रयोग करते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HIV एड्स को एडगर डेल ने किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया है ना, एवी एड्स को, सॉरी HIV एड्स नहीं होगा, गलती से निकल गया, एवी एड है ना ये। तो जो है एडगर डेल ने जो अनुभव का संकु है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ये देखिए नीचे लिखा ही है अनुभव संकु, ठीक है। ए है टेबल पार्ट, बी है फ्लो चार्ट, सी है अनुभव संकु, डी है टी चार्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुभव संकु। एवी एड्स को एडगर डेल ने अनुभव संकु के जो है आधार पर वर्गीकृत किया है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। देखिए योजना से क्वेश्चन है। ट्राई सेम शुरू हुआ था। ए है 1970, 1972, 1979, 1982। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1979, ठीक है। ट्राई सेम जो है शुरू हुआ 1979, इसका पूरा नाम है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसके अंतर्गत महिलाओं की न्यूनतम कवरेज को 33 से बढ़ाकर 33% से बढ़कर 40% तक की कर दिया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रतिचयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ए है सामुदायिक, बी है विचरण, सी है परिशुद्धता, डी है जनसंख्या। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विचरण। प्रतिचयन विचरण प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें ताकि ये जो है सीरीज कंप्लीट ही हो जाए हमारी। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा को खाका बनाना क्या कहलाता है। ए है योजना बनाना, बी है संगठित करना, सी है नियंत्रित करना, डी है बल देना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए योजना बनाना। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम योजना बनाते हैं, ठीक है, योजना बनाना कहलाता है। योजना व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण है और आप जानते हैं 3 है, कितने जो है योजना बनाना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ये आप जान रहे हैं क्या होता है, हम लिखे दे रहे हैं। होम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है आयोजन, फिर है आपका नियंत्रण, फिर है आपका नियंत्रण, फिर है मूल्यांकन। तो ये 3 है, तो पहला चरण हमारा क्या हो जाएगा, योजना बनाना, करेक्ट आंसर। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संक्रिया चार्ट है एक प्रबंधक के कार्यों का नियमित रिकॉर्ड, संचार की प्रक्रिया, सामग्री के संचलन के अभिलेख के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति। फिर डी है समूह को चित्रवत वर्णन करने का संबंध कार्यों का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संचार की प्रक्रिया। संक्रिया क्या है, तो एक संचार की प्रक्रिया के कहलाती है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, खून के धब्बे, एक मिनट कहाँ भाग रही हो भैया, स्क्रीन रुक जाओ। खून के धब्बे किस प्रकार दूर किए जाते हैं। तो हमारा ए है गर्म पानी व साबुन, फिर है बोरिक अम्ल और गर्म पानी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जान लीजिए कि। फिर सी है ठंडा पानी, नमक और साबुन, डी है साबुन व सूर्य का प्रकाश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी ठंडा पानी व नमक साबुन, क्योंकि आप जानते हैं खून किस में आ जाता है, तो ये जो है प्रोटीन आ जाता है इसमें, इसलिए अगर गर्म पानी डालेंगे तो वो और जमकर कड़ा हो जाएगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ठंडा पानी। यदा कदा कपड़ों पर खून के धब्बे भी लग जाते हैं तो खून का धब्बा
छुड़ाने के लिए ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यह विशेष रूप से सजावट में प्रयोग नहीं किया जाता। एक कढ़ाई कैंची, कतरनी, हल्का कतरन, अत्यधिक कतरन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्का कतरन। हल्का कतरन विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है वस्त्रों को सजाने के लिए। रंगीन छोटे कतरन वस्त्र के अनुरूप लगाए जाते हैं ताकि उसमें आकर्षण उत्पन्न हो सके। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज से, एक मिनट, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ए है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, बी है ग्लाइकोजेनेसिस, सी है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, डी है ग्लूकोसिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, देखिए जेनेसिस, आप एक हम ट्रिक बता रहे हैं, बनने की प्रक्रिया में जेनेसिस लास्ट में होगा, और जहां पर टूटने की बात होती है विघटन की, तो वहां पर ग्लाइकोजिनेलाइसिस आपको मिलेगा बाद में, ये आप पहचान कर लीजिए। जब रुधिर, देखिए बहुत सी चीजें इतना ज्यादा होता है रटना, और रटने में कहीं ना कहीं ट्रिक लगा करके भी आप याद कर सकते हैं। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक होती है, तो ये यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती हैं। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीसेकेराइड से निम्न शर्करा आती है। ए है स्टार्च, बी है पेक्टिन, सी है ग्लाइकोजन, डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, पेक्टिन, ग्लाइकोजन इन सबका उदाहरण है ना। ये क्या होते हैं, तो अन्य कार्बोहाइड्रेट की तरह ये जल में घुलनशील या मीठे नहीं होते। इनमें क्या होता है, 3 प्रकार के प्रमुख स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज ग्लूकोज से बने होते हैं। पेक्टिन भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है जो खट्टे फलों, अमरूद, सेब आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है, सबसे पहले ये भी जान लीजिए। ठीक है, इसका निर्माण कई छोटे एकल शर्करा के अणुओं से मिलकर होता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 10 ग्राम वसा निम्न ऊर्जा प्रदान करेगी। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, हल करना है, बस ये सोच रहे कहीं माइक मेरा बैटरी इसमें बहुत ही कम हो गई। देखिए जैसे 20 ग्राम है तो 1 ग्राम प्रोटीन बराबर आप जानते हैं कितना होता है, 4 है ना, और 60 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर भी 4 KCl, और 10 ग्राम वसा 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम जो है वसा बराबर कितना होता है, तो वो होता है 9। तो इस तरह से जोड़ करके हमारा आप जोड़ लीजिएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा 410, है ना, 410 KCl, 20 ग्राम प्रोटीन। तो इस तरह से आप जोड़ करके करिएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, ज्यादा कुछ करना नहीं इसमें। शिक्षण सहायताएं किसके अनुसार चयनित की जाती है, ए है आयु, बी है अनुभव, सी है मानसिक योग्यता, डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षण सहायताएं आयु, अनुभव, मानसिक योग्यता सबके अनुसार चयनित की जाती हैं। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षार के गर्म व सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु क्या होंगे, मतलब क्षार के गर्म सांद्र घोल में ऊन के सिल्क के तंतु क्या होंगे, घुल जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिकुड़ जाएंगे, फूल जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा, घुल जाएंगे। क्षार के गर्म और सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु घुल जाएंगे। क्षार का प्रयोग सूती तथा लिनन वस्त्रों से दाग धब्बे उतारने के लिए या हटाने के लिए किया जाता है। क्षार का प्रयोग हम किसमें करते हैं, तो जो है लिनन और सूती वस्त्रों के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए करते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं और हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 120 नंबर का है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया निम्न रोग के लक्षण हैं। ए है उच्च रक्तचाप, बी है डायबिटीज, सी है हृदयघात, डी है कैंसर। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, डायबिटीज। इसमें क्या होता है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया डायबिटीज के लक्षण है, क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें पॉलीयूरिया में मूत्र बार बार अधिक मात्रा में निष्कासित होता है, ग्लूकोज की काफी मात्रा निष्कासित हो जाती है, रोगी के शरीर में जल की कमी होने लगती है ना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा कहलाती है। ए है क्रेपिंग, बी है सेल्फराइजिंग, सी है टेंटरिंग, डी है सिरेइंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेंटरिंग, है ना। इसको जो इसमें क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई को जो है एक जो है आकार प्रकार सही प्रकार से दी जाती है। ये एक यांत्रिक परिसज्जा है, टेंटरिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ml मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, है ना, कितनी मात्रा होती है ये आपको देखना है। 59 से 60, 60 से 70, 80 से 120 और 60 से 80। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80 से 120 mg तक का, है ना। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो है यही होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, और मधुमेह में इसकी मात्रा बढ़कर 600 तक की हो जाती है, 100 ml तक ये जो है हो जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने पर ऊर्जा ह्रास होती है। तो कितनी ह्रास होती है, 2%, 4%, 5%, 7%। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, सॉरी डी 7%। इसमें क्या होता है, शरीर के तापक्रम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने पर 7% ऊर्जा का ह्रास होता है, अतः ज्वर की दशा में ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिपैटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है। ए है कम, बी है अधिक, सी है अत्यधिक, डी है सामान्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कम। हिपैटिक कोमा में प्रोटीन की कम मात्रा दी जाती है क्योंकि इस दशा में प्रोटीन का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। अत्यधिक मात्रा में अमोनिया बनने लगती है जो कि रोग को बढ़ा देती है। फिर देखिए हमारी जो है आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न, बहुत खुशी हुई है कि हमने इसको कवर कर लिया, बहुत डर लग रहा था हमको। 125 का है, किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई है, वे कौन से हैं। ए है मॉडल्स, बी है नमूना, सी है लक्ष्य, डी है उपयुक्त सभी। देखिए किसी लक्ष्य के 3 आयाम कौन कौन से हैं, उनकी पहचान ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई है, वे हैं मॉडल्स, नमूना, लक्ष्य आदि। तो जो है इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया आज के 125 क्वेश्चन। ये हमारी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज थी। इसमें क्या था, तो जो है कल जब हमने इसको किया तो 50 पर ही मेरा माइक डिस्चार्ज हो गया, तो उसी चक्कर में नहीं हो पाया। तो आज भी हम बहुत डर ही रहे थे, हमें लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हमने कवर कर लिया। तो देखिए इतनी देर तक आप लोग जुड़े रहे, इसका बहुत बहुत आपके धन्यवाद। आप इसको देखिएगा जरूर, इस सीरीज को पढ़ करके आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। आपको एनालाइज होगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, किस स्तर से बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, फिर तो चलिए अगले वीडियो में, अभी हमारी 50 डेज की सीरीज का जो है क्लास नंबर हम पढ़ेंगे 36, और इसके बाद फिर आगे अगले साल का जो है पेपर हम हल करेंगे। उसके अलावा मनोविज्ञान, इसी के चक्कर में मनोविज्ञान की हमारी क्लास नहीं हो पा रही है, उस क्लास को भी हम देखेंगे। कई चीज़ें साथ लेकर चल रहे हैं, जितना हो सक रहा है आप लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं और भरसक प्रयास करके मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी इतना फर्ज बनता है प्लीज़ कि लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सबसे ज़्यादा है कि कमेंट करें। हम आपसे कल भी करते कि प्लीज़ कमेंट करें और हमको बताएं, सजेस्ट करें कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो उस अकॉर्डिंग जो है हम आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। बस यही हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा आप, हम भी प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी प्रयास करिए, हमको भी डिमोटिवेट ना करिए प्लीज़। ऐसे जब जुड़े रहेंगे तो हमारा और आपका साथ बना रहेगा। और कोशिश यही करिए कि जो है, मौसम भी वैसा आ रहा है, लेकिन आपको सोना नहीं है, क्योंकि जो सो गया तो समस्याएं बहुत आ जाएंगी। इसलिए आपको जैसे ही नींद लगे तो किसी हाल में भी नींद को दूर करना है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।